तो स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम व्याकरण के आगे क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के जो पीछे पेपर हुए हैं उनमें क्या है आए हुए हैं ये। तो हम करते हैं, पीछे हमने 47 क्वेश्चन कर लिए थे और आगे करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। देखो कितने क्वेश्चन हैं वो उच्चारण स्थान से पूछे गए हैं ज़्यादातर। पिछले पेपर जितने उठा के देखोगे तो वो सारे लगभग से इसी तालव्य वर्ण से जरूर आते हैं। तो तालव्य का ये आपने पहले ही बताया था कि च वर्ग है वो सारा क्या है, तालव्य वर्ग है। तो इसमें च देखो, च आया है बी ऑप्शन में। तो ई, य और स और च, पीछे भी क्वेश्चन क्या था उसमें साथ में ई, स और च दिया था। तो इसमें हम देख लेंगे कि ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखो ये ई, य और स और च पीछे भी एक ऑप्शन में दिए थे, तो ये इससे हमें पता लगेगा कि ये तालव्य वर्ण है। च तो है ही है, साथ में ई भी है, य भी है और श भी है। स कौन सा है, जो सलजम वाला स होता है वो स तालव्य वर्ण में आएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं। पीछे हमने किया था कि अग्रभाग से, जीभ से अग्रभाग से बोलने वाला कौन सा वर्ण था, तो वो क्वेश्चन आया था। अभी इन्होंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा वर्ण है जो जीभ के अगले भाग से बोला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ई और ए। ये जो क्वेश्चन है हम उच्चारण स्थान वाले हम खुद उच्चारण करके एंड उसी टाइम पे उच्चारण करके भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा के दे सकते हैं, वरना एक बार हमने रीड भी किया है तो भी हम उसका आइडिया लगा सकते हैं उच्चारण करके। आगे चलते हैं, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ई और ए वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ्य, सबसे पहले कंठ्य ध्वनियाँ ही आती हैं। क वर्ग है वो सारा कौन सा है, कंठ्य ध्वनियाँ हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क इसी में है। और साथ में कौन सा है, विसर्ग और है वाला है जो है वर्ण है वो भी हमारा किस में आएगा, कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आएगा। ऊपर च वर्ग देखा था और साथ में क्या आया था, तालव्य वर्ण में ई, य और स आया था। और इसमें कंठ्य ध्वनियों में पूछा है तो क और क वर्ग सारा और है जो वर्ग है वो है वर्ग का ये लव जो उसके बाद में जो है आता है वो कौन सा आएगा, इसमें है आएगा कंठ्य ध्वनि में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। हमको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल और व है जो कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। आगे देखते हैं, इसमें है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ई स्वर के उच्चारण ऊपर दिया था कि जीभ के आगे से भाग से कौन सा बोला जा रहा है, ई स्वर है, ऑप्शन में ई दिया था। अभी ये पूछ ले कि ई है वो जीभ के कौन से भाग से बोले। देखो सारे क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के उसी ऑप्शन पे अटके हैं कि ई है वो जीभ के आगे भाग से बोला जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है और ऑप्शन अपने आप निकल आएगा। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा अग्रभाग से। पीछे 2 बार क्वेश्चन आ गया है, ये रिपीट होकर दोनों बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो च पूछा है, च हो जाएगा हमारा तालव्य वर्ण जो हमने बहुत बार पीछे किया है, च हो जाएगा तालव्य वर्ण। व हो जाएगा ओष्ठस्य, ठीक है, और द हो जाएगा दंत्य और क हो जाएगा तालव्य, कोमल तालव्य आ जाएगा। द दंत्य की आता ही है, ठीक है, ये मिलान हो गए इसके। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आंसर में दिया भी है, च हो जाएगा तालव्य और ये हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ओष्ठस्य और ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा और द दंत्य है, क कोमल तालव्य हो जाएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा आगे। प ध्वनि का हमें पता है कि ओष्ठस्य ध्वनि है प, तो इसका उच्चारण करके हम याद रख सकते हैं। आगे दिए देखो सारी इकट्ठी दे दी, ओष्ठव्य ध्वनियों में ऊ और प वर्ग सारा हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनियों में ट वर्ग सारा हो जाएगा और री और श जो है र और श है वो मूर्धन्य ध्वनि में आ जाएंगे। तालव्य ध्वनियों में च वर्ग जो सारा है वो आएगा और साथ में क्या है च वर्ग आ जाएगा सारा और ई और ये और स जो हमने पीछे पढ़ा है वो आ जाएगा। दंत्य ध्वनियों में कौन सा आएगा, त वर्ग आ जाएगा सारा और सरलम जो हमने पढ़ा था वो आ जाएगा। 55 क्वेश्चन का नंबर है, उच्चारण स्थान के आधार पर इ व्यंजन है। इ का उच्चारण स्थान पूछा है कि क्या होगा, तो इ का हमें पता है कि तालव्य हो गए, सारे जो पीछे है च वर्ग आए हैं वो सारे तालव्य वर्ण में आएंगे। आगे देखते हैं, आगे है इसमें हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है।
अनुस्वार है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है। देखो इसमें सारे ऑप्शन देखो, पहले ए ऑप्शन है अड़े और इय है बी अण और य। तो इनमें से ये देखो अड़े इय और अण है वो हमारे पांचवा वर्ण है, जो हर वर्ग का जितने भी वर्ग है पांचों वर्ग हैं उनके पीछे का पांचवा वर्ण है ये। तो ये सारे क्या है अनुस्वार में गिने जाते हैं। अड़े इय अण और न और मैं, ये सारे हैं 5 वर्ण हैं वो क्या है अनुस्वार में गिने जाते हैं, अनुस्वार अनुशासिक। तो लास्ट में ये बच जाएगा, यह अंतस्थ व्यंजन में आता है ये। आगे चलेंगे 57 क्वेश्चन है, अड़ और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा स्थान शुद्ध है। तो ये हमें पता है कि उच्चिप्त ध्वनियाँ है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ है वो एकदम ऊपर से नीचे गिरती है, तो अड़ और ढ हो जाएंगे ये उच्चिप्त ध्वनियाँ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और ये तालव्य ध्वनियाँ नहीं है और ना ही इनके आरंभ से कोई आरंभ और मध्यांत से कोई वाक्य शुरू होता है, वो शब्द शुरू होता है, ना ही दोनों महाप्राण हैं। महाप्राण तो है ही नहीं क्योंकि ये लास्ट में आते हैं, ना इनको महाप्राण की कैटेगरी में लिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, ये बोलते हैं कि जिन ध्वनियों के संयोग से ध्वनियों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्वनिम कहते हैं। स्वनिम ज्ञान कैसे कहते हैं, ध्वनियों के ज्ञान को क्या बोलेंगे हम, स्वनिम कहते हैं। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, ठीक है। स्वनिम विज्ञान के अंदर ध्वनि को सबसे छोटी इकाई बोला जाता है, उसके बाद में वर्ण और शब्द है, उसके बाद में वाक्य बनते हैं। आगे देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से स स स व्यंजन किस प्रकार के हैं। तीनों व्यंजन दिए हैं, श श और श व्यंजन किस प्रकार के हैं ये पूछा है। तो इसमें आ जाएगा उष्म व्यंजन हो जाएंगे, क्योंकि स स स है वो उष्म व्यंजन है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें है देखो आंसर में दिया है सी वाला ऑप्शन। उच्चारण की दृष्टि से स स स है वो उष्म व्यंजन है, और ये दिया है कि जबकि यरलव्य है वो क्या है अंतस्थ व्यंजन है, और च जैव्य क्या है तालव्य व्यंजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है। तो क हमने पढ़ा था, कल भी बहुत सारे ऑप्शन में आया था क, तो क हो जाएगा। एक तो ये क्या है अल्प प्राण है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले सारे क्या होते हैं, पहला वर्ण क्या है अल्प प्राण होता है, और दूसरा कौन सा दूसरा वर्ण होता है हर वर्ग का महाप्राण होता है। तो एक बार तो पहले हमें कौन से ऑप्शन में देखना है कि अल्प प्राण किस में दिया है। हमें एक पक्का कंफर्म होगा कि ये अल्प प्राण है तो हम ऑप्शन निकाल के छोड़ देंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है और सी है, ये हमें पता है कि अल्प प्राण है, तो ये वाले ऑप्शन बी और डी है वो कट कर देंगे, ठीक है। तो ए और सी निकल आए। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि क है वो ए घोष है या घोष है। तो ए घोष है वो स्टार्टिंग वाले होते हैं, ठीक है। जो हर वर्ण के क्या स्टार्टिंग वाले दो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं अ घोष होते हैं, और बाकी के 3 क्या होते हैं स घोष होते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अल्प प्राण क है वो व्यंजन है वो अल्प प्राण है, ए घोष है और सपर्शी है। क से लेके म तक क्या है सारे सपर्शी व्यंजन होते हैं, और क क्या है कंठव्य ध्वनि भी है। क हमेशा कंठ ध्वनि में आता है, क वर्ग सारा क्या है कंठ ध्वनि में आएगा। तो हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। अभी हमने पीछे किया है कि हर वर्ग का अघोष है वो हर वर्ग का पहला और दूसरा होगा, और लास्ट वाले सघोष हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें स स स हो स वर्ग लिया है सारा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका लास्ट का कौन सा आता है, वही सघोष ध्वनि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा है, ठीक है सघोष ध्वनि है। देखो यहाँ पे लिखा है, घोषनाद की दृष्टि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे सघोष या घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला दूसरा क्या हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे, और लास्ट के तीनों क्या हो जाएंगे सघोष हो जाएंगे। और सघोष को एक बात हमेशा याद रखना कि सघोष को सीधा घोष भी लिखा होता है, कि घोष ध्वनियाँ पूछ लेंगे या फिर सघोष ध्वनियाँ, दोनों एक ही बात होती है। आगे चलते हैं, इसका आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी को उसमें सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। ये देखो इसमें एक मैंने वीडियो भी डाली थी कि इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द को उसके अंदर वर्ण
क्रम में लगाएंगे तो कौन सा पहले आएगा, ये इन्होंने पूछ लिया। तो हमने उसमें एक नियम बताया था कि हर वर्ग में अनुस्वार और विसर्ग वाले हैं तो सबसे पहले अगर इसके अंदर अनुस्वार और विसर्ग लगा है तो वो वाला पहले हमें वर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो अंकना, अकंठ और एक दिया है अंकन और अर्क। अंकना पे दिया है अ और चंद्र बिंदु, ठीक है। अंकना क प्लस अ प्लस न प्लस आ आएगा। और अगर अकंठ का करें तो अ प्लस क कम प्लस ठ प्लस अ आएगा। और सी देखें तो सीधा हमें इसमें देखना पड़ेगा अ प्लस क प्लस अ प्लस न प्लस अ आएगा। और अर्क का देखें तो अ प्लस क आधा और र पूरा आएगा। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो उस नियम में हमने किया था कि सी वाला ऑप्शन देखो सबसे पहले, क्योंकि उस नियम में हमें सबसे पहले यही नियम किया था कि या तो सबसे पहले अगर सिंपल से स्वर व्यंजन दिए तो सबसे पहले सिंपल व्यंजन निकालेंगे। उसके बाद में अगर सबसे पहले उन्होंने वाक्य वर्ण के अंदर अक्षर के अंदर सबसे पहले अगर विसर्ग दिया है या फिर अनुस्वार दिया है तो वो सबसे पहले लेना पड़ेगा। इसमें देखो अंकन और अंकना में दोनों फर्क ये है कि ऊपर वाले में चंद्र बिंदु लगा है और नीचे वाले में अनुस्वार लगा है, ठीक है। अंकन तो फिर ये वाला अनुस्वार हमें लेना पड़ेगा और वो भी अंकना है ना कि अंकन है, उसमें मात्रा आ की भी लगी है। तो सबसे पहले ये वाला छोटा है, ठीक है। दोनों साथ में लेने पड़ेंगे लेकिन आगे जाके ये देखेंगे तो अंकना है तो आ का वर्ड हो गया तो ये इसके बाद में ही आएगा न कि अंकन से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा अंकन। और उसके बाद वाले तो देखना ही है कि साथ में आएंगे और अकर और कंठ में देखना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले देखें तो हमारा क्या आएगा अंकन आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रारंभ शब्द में प्रवर्ग का स्वरूप क्या है, ठीक है। प्रारंभ शब्द में पूछा है कि प्र का अगर हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं तो कौन सा स्वरूप मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर ये रे ऊपर हो या नीचे हो तो जो वर्ड पूरा है, ठीक है, जो हमें पूरा दिखाई दे रहा है वो क्या हमेशा अगर अलग अलग करेंगे उनको इन दोनों को तो क्या करेंगे हम उनको प और रे दिखाई दे रहा है पूरा लेकिन क्या है ये आधा है, ठीक है। प प्लस र ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो पूरा नहीं है, क्योंकि बोलने में हमारे उच्चारण में अगर हम देखते हैं तो हमें पा की आवाज़ बहुत थोड़ी लेनी पड़ रही है और रैख है कि क्या हुआ है पूरा उसमें बोलने में उच्चारण में आ रहा है। आगे देखते हैं 64 है वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है। वर्ण में अगर संधि करते हैं तो नई वाक्य की रचना होती है या फिर नया स्वर बनता है या फिर नया वर्ण प्रयुक्त होता है या फिर नई ध्वनि बनती है। तो इसमें डी आ जाएगा। वर्ण को मिला के तो ध्वनियाँ ही बनती है, ये तो हमें भी पता है। वर्ण नया वर्ण प्रयुक्त तो ये भी नहीं होगा, नया स्वर भी नहीं बनता। स्वर के बाद स्वर व्यंजन से तो ध्वनियाँ ही बनती हैं, ठीक है। तो अगर दो वर्णों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारी नई ध्वनि बनेगी। आगे ऑप्शन है स्वरों का प्रकार नहीं होता। तो स्वरों का हमें पता होता है कि स्वर 3 प्रकार के होंगे। इसमें से हो जाएगा पहला हो जाएगा ये एक स्वरों का प्रकार है दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है, स्पर्श। स्पर्श नहीं होगा क्योंकि स्पर्श व्यंजन होते हैं या फिर स्पर्श ध्वनियाँ भी होती हैं। तो ये हो जाएगी गलत हो जाएगा डी वाला ऑप्शन दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व, ठीक है। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन डैश का प्रतिनिधित्व है। पीछे हमने बताया था कि अड़े ये हर वर्ग का पिछला जो 5वां जो वर्ण है वो क्या हो जाएंगे नासिक्य व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा न और मैं। तो इसमें देखो न और मैं ये दिए हैं। एक तो हो गया अड़े, इय, अण, न और मैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण है वो क्या हो जाएगा नासिक्य व्यंजन में आ जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अक्षय जो संयुक्त व्यंजन है उनका निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से हुआ है। ये भी हमने पिछली वीडियो में किया था कि 2-3 जो ये देखो ये पीछे दिए हैं इन्होंने, ये सारे जो वर्ण हैं व्यंजन हैं वो सारे क्या हैं इनसे 2 व्यंजन बने हैं। क और स प्लस अक्षय बना है, त और र से त्रय बना है, ग और स इ से ज्ञ बना है और श और र से श्रमिक वाला बना श्रय बना है। तो अक्षय का पूछा है इसमें
तो इसमें देख लेते हैं हम क प्लस से का हो जाएगा। ना तो ये वाला से होगा, ना ये वाला से और ना ये वाला, बस ये होगा क इसमें आधा है और से पूरा है। आगे चलते हैं। अघोष अलप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अलप्राण पूछी है, अघोष और अलप्राण। तो अघोष हमने की थी स्टार्टिंग वाले होंगे, तो स्टार्टिंग वाला हमें दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ण के पहला और तीसरा वर्ण है क्या है? अघोष ध्वनियाँ होंगी। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क और त हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर क ख ग घ के किस वेद के अंतर्गत आते हैं? प्रयत्न के आधार पे पूछा है कि कितना का प्रयत्न लगता है, उसके हिसाब से क ख ग है वो कौन से वेद के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि ये क से लेके मैं तक क्या होंगे, सारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। और टोटल इन्होंने बताया है कि इसमें 25 होते हैं सारे, और इनको क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। और लुंठित में र आ जाएगा और पार्श्विक में क्या आएगा? ल आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, लुंठित में र है और पार्श्विक में क्या आएगा? ल आएगा। आगे चलते हैं। इसमें 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर शब्दों के कौन से वेद हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर प्रयत्न पे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से आएंगे, फिर उसके बाद में कौन से आएंगे। जो पूरे वर्ण हैं हमारे कैसे लेके और मैं तक तो है सारे स्पर्शी, और उसके बाद में भी आगे पार्श्विक है, लुंठित है, सारे अगर करके देखें तो इन्होंने पूछा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या कौन सा आएगा? स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, उत्क्षेपित, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रवाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि हर बार बस 3-4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है। लेकिन उन्होंने देखो ये आया भी हुआ है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का, और 2020 का आया हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि आगे के ध्यान नहीं रहते। हमें सिर्फ इतना ध्यान होता है कि क से लेके मैं तक की क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। तो हमें ये सारे ध्यान कर रख लेने हैं। पहला स्पर्श आएगा कैसी मैं तक, आगे संघर्षी है, और फिर स्पर्श संघर्षी आएंगे, फिर नासिक्य वाले आएंगे, फिर पार्श्विक आएंगे, फिर उत्क्षेपित आएंगे, फिर प्रकंपित और फिर संघर्षहीन सप्रवाह। तो दोस्तों ये थे आज 70 क्वेश्चन। अगर आपको हमारे व्याकरण की सारी इतनी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमें आगे जो वीडियो लेके आएँ तो उसके लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।